की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कई बच्चे हाथों को देखने और ग्रहों को समझने की शिक्षा ले रहे होते हैं। यानी कि वहाँ एस्ट्रोलॉजर बनने की पढ़ाई चल रही होती है, जिसे पढ़ा रहे होते हैं गुरु परमहंसा, जो कि एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञानी थे। हम देखते हैं कि गुरु जी से कुछ लोग मिलने आते हैं जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं। उनमें से एक गुरु जी से कहता है कि आप हाथ की रेखाओं को देखने में और लोगों का भविष्य बताने में पूरे ज्ञानी हैं, तो आपके बाद कोई इतना ज्ञानी होने वाला है या नहीं। गुरुजी बताते हैं कि एक इंसान है जो ज्योतिष विद्या में सबसे माहिर है, जो कि मेरा ही शिष्य है, जिसका नाम विक्रम आदित्य है, और उससे हर नेता अभिनेता मिलना चाहता है, और मैं तो उसे पामस्ट्री का आइंस्टाइन कहता हूँ। तभी हम विक्रम आदित्य को देखते हैं जो कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलने गया होता है, क्योंकि शायद उन्होंने उसे बुलाया था अपना हाथ दिखाने के लिए। आदित्य उनका हाथ देखता है और देखते ही उसे सब समझ आ जाता है कि आगे चलकर क्या क्या होने वाला है। आदित्य उन्हें बताता है कि आप आगे चलकर इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने वाले हो और इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाले हो। आदित्य ने जो बताया था उसे सुनकर पीएम इंदिरा गांधी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर करना कोई बहुत छोटी बात तो नहीं थी। उसका ये भविष्यवाणी करना उस पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो बात सच हो जाती है। तो अब कई लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे इंडिया छोड़कर जाना पड़ता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम प्रेरणा होता है, जो कि ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद ले रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और उसे ही घूरने लग जाते हैं। प्रेरणा अपने दुपट्टे से खुद को बांधती है और दुपट्टे का एक किनारा उन लड़कों को पकड़ा देती है और खुद दरवाजे की तरफ लटक जाती है। लड़के वहाँ पर उसे छेड़ने के इरादे से आए थे, लेकिन उसका पागलपन देखकर तुरंत भाग खड़े होते हैं। फिर इसके बाद हम प्रेरणा को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रेरणा एक डॉक्टर है। तभी वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है जो कि वहाँ का सीनियर डॉक्टर होता है, जिससे कि सभी लोग डरते थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो प्रेरणा के चाचा जी हैं, यानी कि प्रेरणा अपने चाचा जी के हॉस्पिटल में ही काम करती थी। अब इसके बाद हम आदित्य की माँ को देखते हैं जो कि बच्चों को डांस सिखाती थी। और वहीं हम विक्रम के दोस्त वेदांत को भी देखते हैं जो कि विक्रम की माँ के साथ ही रहता था, क्योंकि विक्रम के पाँव अपने घर पे नहीं टिकते थे, इसलिए उसने अपने दोस्त को ही घर पर रहने को कह दिया था ताकि माँ के साथ कोई रह सके। हम देखते हैं कि वेदांत आदित्य से मिलने के लिए जाता है, तो उसे वहाँ पर उसकी डायरी मिलती है, तो वो उसे पढ़ने लग जाता है। आदित्य जैसे ही देखता है कि वो उसकी डायरी पढ़ रहा है, तो वो डायरी को तुरंत ही छुपा लेता है। वेदांत के मन में सवाल आता है कि वो अपनी डायरी किसी और को पढ़ने क्यों नहीं देता। तो माँ बताती है कि आम लोग डायरी में वो चीज लिखते हैं जो हो चुका है, लेकिन आदित्य अपनी डायरी में वो लिखता है जो उसके साथ होने वाला है, इसीलिए वो छुपा कर रखता है ताकि उसका राज कोई जान न जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य ट्रेन से कहीं जा रहा होता है, तभी उसी ट्रेन में एक लड़की दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाता है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा होती है। प्रेरणा की खूबसूरती देखकर आदित्य की आंखें उसी पर अटक जाती हैं और वो उसे एकटक देखने लग जाता है। प्रेरणा तभी नोटिस करती है कि उसे एक लड़का देख रहा है, तो उसे भगाने के लिए अपनी वही ट्रिक अपनाती है। वो खुद को दुपट्टे से बांधकर दुपट्टे का दूसरा छोर आदित्य को पकड़ाकर वैसे ही लटक जाती है। अब आदित्य आम लड़कों में से तो नहीं था, तो वो भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़ के उसके सामने आकर ही लटक जाता है और उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लग जाता है। प्रेरणा जब उसे अपने साथ लटका हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही उसे पकड़ के ट्रेन के अंदर घसीट लेती है। और फिर यहीं पर से प्रेरणा और आदित्य की प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी सिर्फ आदित्य के दिल में ही घंटी बजी थी और प्रेरणा के दिल में कोई हलचल भी नहीं हुई थी, इसीलिए उसके दिल में हलचल करने के लिए आदित्य उससे बात करने की और उसका नाम जानने की कोशिश करने लग जाता है। प्रेरणा के दिल में भी थोड़ी थोड़ी आहट सी होने लगी थी, तो वो इशारों में कह देती है कि जब दोबारा कभी मुलाकात होगी तब वो अपना नाम बताएगी। अब हम देखते हैं कि आदित्य से मिलने के लिए उसके गुरुजी परमहंसा उसके घर आते हैं। गुरुजी उसे एक किताब देते हैं और कहते हैं कि ये किताब मैं कई सालों से लिख रहा था और अब जाकर ये पूरी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बुक की प्रस्तावना तुम लिखो। बुक का नाम होता है पामस्ट्री 99% साइंस, जिसे पढ़कर आदित्य कहता है कि लोग ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास माना करते थे और आपने लोगों को कहा कि ज्योतिष विद्या एक साइंस है, लेकिन अब आप अपने ही बुक में ये लिख रहे हो कि ये बात सिर्फ 99% ही सही है। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी साइंस 100% सही नहीं होता, और अगर भगवान पहले से ही सब कुछ लिख चुके हैं तो हमें सोचने की शक्ति क्यों दी है। विक्रमादित्य कहता है कि हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारी सोच भी पहले से ही लिखी हुई है और मैं उस किताब के आगे अपना नाम नहीं लिख सकता जिसे मैं मानता ही नहीं। और इतना कहकर वो गुरुजी को किताब लौटा देता है। अब इसके बाद हम
देखते हैं कि आदित्य एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने गया होता है, क्योंकि वो अपना हाथ दिखाकर खुद का भविष्य जानना चाहता था। आदित्य उसका हाथ देखकर बता देता है कि उसे बिजनेस से ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन वो कहता है कि आपका फ्यूचर पॉलिटिक्स में नहीं है बल्कि बिजनेस में ही है। अब इस बात से आदमी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में ही अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन अब सामने बैठा इंसान उसे बता रहा था कि उसका उसमें कोई करियर ही नहीं है। आदमी उससे कहता है कि मेरे पिताजी से बात करके यही कहो कि मेरा फ्यूचर पॉलिटिक्स में है तो तुम्हारा इंडिया जाने का रास्ता साफ कर सकता हूँ। लेकिन आदित्य उसकी एक भी नहीं सुनता और जो उसने उसके हाथ में देखा था वही उसके पिताजी को बता देता है, और जाते जाते कहता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होगा सब मुझे पता है, इसीलिए मुझे आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि उस आदमी ने आदित्य को पकड़ने के लिए अपने चेले भेज दिए होते हैं, तो आदित्य उनसे बचने के लिए भागने लग जाता है और इसी बीच एक गाड़ी उसे जोर से टक्कर मारते हुए निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि खून से लथपथ आदित्य खुद अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसे प्रेरणा मिल जाती है, क्योंकि वो वही हॉस्पिटल था जहाँ वो काम करती थी। प्रेरणा को देखते ही वो खुश हो जाता है और उसकी नजर उसके कोट पे लगे टैग पर जाती है जिसमें कि उसका नाम लिखा हुआ था, और उसका नाम पढ़ने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है। आदित्य को जब होश आता है तो वो प्रेरणा का नाम पुकारने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने प्रेरणा के चाचा जी खड़े होते हैं, लेकिन आदित्य को ये बात नहीं पता थी कि वो उसके चाचा जी हैं। आदित्य सभी को बताने लग जाता है कि प्रेरणा के लिए वो गाड़ी के नीचे आ गया था। ये बात जब प्रेरणा को पता चलती है तो वो उस पर खूब गुस्सा करती है, लेकिन आदित्य की प्यार भरी बातें उसे अंदर ही अंदर पिघलाने लगी थीं, पर वो उसके सामने बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं दे रही थी। अब एक दिन आदित्य प्रेरणा के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्टेशनशिप चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में लव लाइन तो है ही नहीं। तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो प्यार में होता है, लेकिन बस प्यार नहीं। अगर तुम्हारी हाँ है तो मुझसे कल 10 बजे मिलना, और अगर ना है तो मैं फिर तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि प्रेरणा ट्रेन से कहीं दूर जा रही होती है ताकि आदित्य उससे मिल ही ना सके। प्रेरणा जब ट्रेन से उतरती है तो देखती है आदित्य बाइक लेकर स्टेशन के बाहर ही खड़ा होता है, और ये देखकर प्रेरणा उससे एकदम इम्प्रेस हो जाती है और उसकी ओर खींची चली जाती है। और अब प्रेरणा के दिल में भी घंटी बज चुकी थी। अब दोनों ही लोग एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं, साथ में घूमने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने लग जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों में काफी नजदीकियां आने लग जाती हैं। अब एक दिन दोनों लोग ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं, तब एक आदमी आदित्य को पहचान जाता है तो उसके पास आकर कहता है कि वो उसकी बेटी का हाथ देख ले ताकि पता चल जाए कि वो आगे चलकर क्या बनेगी। उस आदमी की बेटी इन सब में नहीं मानती थी और कहती है कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर मेरे हाथों के लकीरों में कैद है। उसके पिताजी उसकी एक भी नहीं सुनते और उसका हाथ लेकर आदित्य की ओर बढ़ा देते हैं। लड़की को तीरंदाज बनना था, लेकिन आदित्य कहता है कि उसका उसमें फ्यूचर नहीं है, बल्कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसी में वो अच्छा कर सकती है। इस बात पे लड़की उससे कहती है कि जो फ्यूचर मैंने लिखा ही नहीं उसे आपने कैसे पढ़ लिया, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर सभी को समझ आ गया था कि इंसान सबका फ्यूचर बता सकता है, तो सभी लोग अपना हाथ दिखाने में लग जाते हैं। आदित्य कैसे भी करके ट्रेन से निकल जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ विजन्स आने लग जाते हैं। उसने सभी के हाथ देख लिए थे और ये भी देख लिया था कि उनकी मौत कब होगी, और उससे उसे पता चलता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। आदित्य दौड़ते हुए जाता है और ट्रेन के सामने बड़ा सा पेड़ गिरा देता है और कैसे भी करके ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब हो जाता है। अगले दिन टीवी में न्यूज़ दिखा रहे होते हैं कि एक ट्रेन का हादसा होने की वजह से कई लोग मारे गए हैं और काफी लोग घायल हो गए हैं, और ये वही ट्रेन थी जिसे आदित्य रोकना चाहता था। प्रेरणा जब ये न्यूज़ देखती है तो उसे आदित्य पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो वाकई में लोगों का भविष्य देख सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रेरणा के चाचा जी प्रेरणा को समझा रहे होते हैं कि तुम आदित्य से दूर रहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया है और जो तुम्हारी हालत है उसमें कोई भी करीब नहीं आ सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे अपनी हालत बता दो। हम देखते हैं कि प्रेरणा आदित्य से मिलती है और कहती है कि तुम मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आदित्य पहले तो थोड़ा ना नुकुर करता है, लेकिन फिर हाथ देखने के लिए मान जाता है। हाथ देखने पर वो बताता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है और तुम बहुत खुशी से अपनी लाइफ गुजारोगी और तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। आदित्य उसे बता ही रहा होता है कि तभी प्रेरणा के नाक से खून बहने लग जाता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। आदित्य तुरंत ही उसे हॉस्पिटल
लेकर जाता है तो चाचा जी से पूछने पर उसे पता चलता है कि प्रेरणा को ट्यूमर है जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। आदित्य प्रेरणा के पास जाता है तो प्रेरणा उससे कहती है कि जो 2 महीने मेरे पास बचे हैं उसमें अपनी वो जिंदगी जी सकती हूँ क्या जो तुमने मेरे हाथों में देखी है। आदित्य कहता है कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई और न ही कभी गलत होगी, और जो मैंने तुम्हारे हाथों में देखा है वही सच है और तुम अपनी जिंदगी जियोगी क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत लंबी है। ये सुनकर चाचा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका ऐसा बोलना उनके डॉक्टर होने पर सवाल खड़ा कर रहा था और वो ऐसी बातों को मानते भी नहीं थे, इसीलिए उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आदित्य जाते जाते यही कह रहा होता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है और तुम पूरी जिंदगी जियोगी। प्रेरणा अब थोड़ा ठीक हो जाती है लेकिन उसके दिमाग में उसकी ही बातें चल रही होती हैं कि वो कैसे जी सकती है जब हर डॉक्टर ने यह कह दिया है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। तभी उसी वक्त चाचा जी उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि वो उसके चक्कर में ना पड़े क्योंकि उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं। प्रेरणा कहती है कि आज तक सभी ने कहा कि तुम मरने वाली हो, लेकिन वो एक लौता इंसान है जिसने कहा कि तुम जिंदा रहोगी, तो उससे मुझे उम्मीद मिली है जीने की और उसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। चाचा जी को अब और गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब बात उनके प्रोफेशन पे आ गई थी, इसीलिए वो सोच लेते हैं कि वो आदित्य को गलत साबित करके रहेंगे। वो पोस्टमार्टम हाउस जाकर कुछ डेड बॉडीज का फिंगरप्रिंट लेते हैं और साथ ही अपना भी फिंगरप्रिंट लेते हैं। फिर उसके बाद वो आदित्य को बुलाते हैं और उन फिंगरप्रिंट को देखकर सभी का भविष्य बताने को कहते हैं। आदित्य सभी हाथों को देखकर एकदम सही सही जानकारी दे देता है और वो चाचा जी के हाथ को भी पहचान कर उनके बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे कि सभी के होश उड़ जाते हैं। आदित्य की इस कला को देखकर चाचा जी को उस पर यकीन हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि प्रेरणा कैसे ठीक होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि आदित्य प्रेरणा को अपने घर लाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। फिर उसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और थोड़ी बहुत बात करने पर कुछ काम से माँ के पास चला जाता है। तभी प्रेरणा को बेड पर वही डायरी मिलती है जिसमें आदित्य अपना फ्यूचर लिखता था, तो वो डायरी पढ़ने लग जाती है। वो ज्यादा कुछ पढ़ पाती उससे पहले ही वहाँ आदित्य आ जाता है, तो वो डायरी एकदम से दूर फेंक देती है। आदित्य की नजर डायरी पर जाती है तो वो चुपचाप उसे अपने कोट में रख लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही लोग एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ से जगमगाता हुआ पूरा शहर दिख रहा था। तभी आदित्य प्रेरणा को कहता है कि अब फ्लर्टेशनशिप को खत्म करने का समय आ गया है क्योंकि अब मैं लंदन जा रहा हूँ और वहाँ से कभी भी वापस नहीं आऊंगा। प्रेरणा ये सुनकर काफी उदास हो जाती है और रोने लग जाती है और उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है साथ में ही चलने की, और वो कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन आदित्य उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि उसके हाथ में लव लाइन नहीं है, इसीलिए ये प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। प्रेरणा अपना उदासी भरा चेहरा और टूटे हुए दिल को लेकर घर आ जाती है और खूब रोती है क्योंकि उसे तो आदित्य से प्यार हो गया था पर वही उसके साथ नहीं रहना चाहता था। अब हम देखते हैं कि आदित्य गुरुजी से मिलने के लिए जाता है। आदित्य किताब को देखते ही कहता है कि एक पल था जब वो चाहता था कि किताब का जो नाम है वो सच हो जाए। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी विज्ञान 100% सही नहीं है, फिर चाहे मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। जब भी मैं कोई हाथ पढ़ता हूँ तो 100% सही पढ़ता हूँ, लेकिन उनमें से सिर्फ 99% लोग ही मेरी बात सुनते हैं या मानते हैं। हमेशा 1% लोग ऐसे होते हैं जो ना तो मेरी सुनते हैं और ना ही अपनी रेखाओं की, वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। वो 1% ही हैं जो दुनिया को चलाते हैं, अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। गुरुजी की बातों को सुनने के बाद आदित्य जाने लगता है तो गुरुजी उसके हाथ को पढ़ने की विनती करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी आदित्य के हाथ को नहीं पढ़ा था। आदित्य का हाथ पढ़ते ही उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, जैसे कि कुछ ऐसा देख लिया हो जो आदित्य की जिंदगी में बहुत गलत होने वाला हो। उधर प्रेरणा को याद आता है कि आदित्य ने उसे अपना कोट उड़ाया था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, तो वो उसी कोट को घर ले आई थी और उसी में वो डायरी भी रखी हुई थी। प्रेरणा उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है तो देखती है कि उसमें हर वो चीज लिखी हुई थी जो जो उन्होंने पल एक दूसरे के साथ गुजारे थे। प्रेरणा तभी पढ़ती है कि आदित्य लंदन जा चुका है और फिर वहाँ जाके अपना सब कुछ अपने दोस्त को सौंप देगा। फिर उसमें लिखा हुआ था कि 26 नवंबर को वो उन सभी लोगों को छोड़कर चला जाएगा जिनसे वो प्यार करता है या जो लोग उससे प्यार करते हैं। इसका मतलब कि आदित्य की 26 तारीख को मौत हो जाएगी और ये पढ़कर प्रेरणा के होश उड़ जाते हैं। जो इंसान उसे जीने की ताकत दे रहा था वही कुछ दिन बाद मरने वाला था। और अब यहाँ पर समझ आता है कि क्यों आदित्य प्यार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि वो थोड़े टाइम बाद मरने वाला है, इसीलिए वो बस सबके साथ ऐसे ही वक्त गुजारता था। लेकिन उसे भी प्रेरणा से प्यार हो गया था पर वो उसे बता नहीं सकता था क्योंकि उसकी मौत के बाद शायद वो जी नहीं
पाती, लेकिन अब तो प्रेरणा को सब कुछ पता चल चुका था। आदित्य की भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती थी। अगर वो ये मानता कि उसकी भविष्यवाणी गलत हो जाए और वो जिंदा बच जाए, तो उसकी वो भविष्यवाणी भी गलत हो जाएगी जो उसने प्रेरणा के हाथों में देखी थी। इसीलिए वो चाहता था कि उसकी भविष्यवाणी सच हो, ताकि प्रेरणा अपनी जिंदगी जी सके। तभी हम देखते हैं कि प्रेरणा के पास उसका पूरा परिवार आता है और तब चाचा जी बताते हैं कि डॉक्टर्स को तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया है, तो अब तुम ठीक हो सकती हो। इसका मतलब कि आदित्य की भविष्यवाणी सच होती ही होती है। प्रेरणा अलग ही दुविधा में फंस चुकी थी कि वो अपनी लंबी जिंदगी की खुशी मनाए या आदित्य के जाने के गम में रोए। अब हम देखते हैं कि आदित्य प्रेरणा से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि हम हंसते हंसते मिले थे तो हंसते हंसते बिछड़ेंगे भी, इसीलिए कल जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ डांस करें, तो कल तुम तैयार रहना मेरे साथ डांस करने के लिए। प्रेरणा उस वक्त अपने चेहरे पर कोई भी दुख आने नहीं देती और बिल्कुल भी एहसास होने नहीं देती कि उसे सब कुछ पता है कि आदित्य के साथ आगे क्या होने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और दोनों ही लोग एक दूसरे के सामने अपना दुख छुपा कर मुस्कुरा रहे होते हैं। प्रेरणा आदित्य को एक जगह पर लेकर जाती है और फिर उसके करीब आते हुए उसकी सांसों की गर्माहट को महसूस करने लग जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे के शरीर से लिपटे होते हैं और प्यार की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। प्रेरणा जानती थी कि जो पल आज वो बिता रही है वो सब आखिरी पल है, इसीलिए वो चाहती थी कि वो आदित्य के साथ वो हर पल बिता सके जो उसके साथ जिंदगी भर बिताना चाहती थी। उन दोनों के ही आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दोनों ही समझ रहे होते हैं कि आंसू सिर्फ बिछड़ने के हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। हम देखते हैं कि आदित्य को अपने कोट से एक गिफ्ट मिलता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि इसे 26 तारीख को ही खोलना। आदित्य प्रेरणा से काफी दूर लंदन पहुंच जाता है और अब दोनों ही लोग एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं, पर किस्मत में जो लिखा था वही हो रहा था। एक दिन आदित्य ऐसे ही टहल रहा होता है कि तभी उसे वो लड़की दिखाई पड़ती है जिसका हाथ देखकर उसने भविष्य बताया था। लड़की से बात करने पर वो बताती है कि ट्रेन एक्सीडेंट में मैंने उस इंसान को खो दिया जिसने मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया, और मैंने उस हाथ को खो दिया जिसे देखकर आपने मेरा भविष्य बताया था। तो अब आप बताइए कि मेरा भविष्य क्या है। लड़की आदित्य से कहती है कि जिनके हाथ नहीं होते हैं उनका फ्यूचर भी होता है, इसका मतलब ये कि अब मैं जैसे चाहूँ वैसा अपना फ्यूचर लिख सकती हूँ। अब 26 तारीख आ जाती है तो आदित्य को याद आता है कि प्रेरणा ने उसे गिफ्ट दिया था जिसे आज ही के दिन खोलना था। वो जब उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें उसकी ही डायरी होती है। डायरी खोलने पर वो देखता है कि प्रेरणा ने कुछ लिखा हुआ था कि तुम जिंदगी भर अपने हाथों में खुद का प्यार ढूंढते रहे, लेकिन शायद मेरा प्यार ढूंढते तो मिल जाता, क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझे मिल चुका है। अगर हम दोनों में से किसी एक का जीना लिखा है तो वो तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हारी भविष्यवाणी गलत साबित करने जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि प्रेरणा फुल स्पीड से गाड़ी चला रही होती है और सामने खाई होती है, लेकिन वो ब्रेक नहीं लगाती क्योंकि वो खुद को मार कर आदित्य की भविष्यवाणी गलत करना चाह रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक आ जाता है और गाड़ी को बुरी तरह से टक्कर मार देता है, जिससे कि गाड़ी खाई में तो नहीं गिरती, लेकिन प्रेरणा काफी ज्यादा घायल हो जाती है। आदित्य को सब कुछ समझ आ जाता है कि प्रेरणा ने क्या किया है, तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल में कॉल लगाता है। तो चाचा जी फोन उठाते हैं। चाचा जी बताते हैं कि प्रेरणा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वो एडमिट है। हम उसका ऑपरेशन करने वाले हैं, लेकिन वो जीना ही नहीं चाहती है क्योंकि उसकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। आदित्य कहता है कि उसे प्रेरणा से बात करनी है, तो चाचा जी फोन को माइक के पास रख देते हैं ताकि उसकी आवाज प्रेरणा तक पहुंच सके। आदित्य जैसे ही प्रेरणा को पुकारता है तो प्रेरणा की बॉडी रिस्पॉन्स देने लग जाती है। आदित्य कहता है कि प्रेरणा तुम मेरी जान हो, मुझे अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारना है। अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। आदित्य प्रेरणा के पास पहुँचने के लिए साधन तलाशने लगता है, लेकिन भारी बारिश के कारण उसे कोई भी साधन नहीं मिल रहा होता। तभी उसे पता चलता है कि एक शिप वहाँ से जाने वाला है, तो वो उसी में चढ़ जाता है। किस्मत से वहाँ एक इंसान मिल जाता है जिसे वो जानता था, इसीलिए वो शिप में आने की एंट्री दे देता है। शिप थोड़ी दूर पहुँचा ही था कि तभी लहरें काफी तेज हो जाती हैं। कैप्टन को पता चलता है कि सुनामी आने वाली है, तो वो पूरे शिप को खाली कराने का ऑर्डर दे देता है। आदित्य सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू बोट पर उतार रहा होता है, लेकिन वो खुद ही उस शिप में फंस के रह जाता है। अब लहरें काफी तेज हो जाती हैं और शिप को पूरी तरह से तहस नहस करने लग जाती हैं। आदित्य को तभी गुरुजी की वो बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि 1% लोग वो होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। इस बात को याद करके आदित्य अपनी किस्मत बदलने को तैयार हो जाता है और कैसे भी करके बचते बचाते सिग्नल देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी शिप डूबने लग जाता है, जिसमें कि वो भी डूब रहा होता है और उसी में उसके सर पर चोट
चोट लग जाती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि प्रेरणा का ऑपरेशन कामयाब हो गया है और उसकी आंखें खुल गई हैं। इधर आदित्य को होश आ जाता है क्योंकि भले ही उसकी किस्मत में मरना लिखा था पर वो मरना तो नहीं चाहता था, इसीलिए वो दोबारा पानी की सतह पर आ जाता है। वो अपने सामने एक बहुत बड़ी लहर आते हुए देखता है तो पूरे जोश के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेरणा अब ठीक हो गई है लेकिन अभी वो व्हील चेयर पर है। तभी हम देखते हैं कि आदित्य खून से लथपथ खुद अपने पैरों पे चल के प्रेरणा के पास आ गया है। जो वादा उसने प्रेरणा से किया था वो वादा पूरा कर देता है और जो उसकी किस्मत में लिखा था उसे बदल देता है। प्रेरणा उसके पास आती है और रोते हुए कहती है कि तुम अपने आप को रोमियो समझते हो। विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, उसने तो प्यार के लिए जान दी थी तो मैं उस टाइप का नहीं हूँ। दोनों के ही आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कुराहट भी थी क्योंकि आखिरकार किस्मत को मात देते हुए वो दोनों एक दूसरे से मिलकर एक हो ही गए थे। हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़की का हाथ एक्सीडेंट में टूट गया था उसने पैरालंपिक्स में मेडल हासिल कर लिया था, जिसका मतलब कि उसने भी अपनी किस्मत खुद लिख दी थी। हम देखते हैं कि प्रेरणा और आदित्य की शादी हो जाती है और दोनों ही लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।